अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको सुनाने के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है उमरू अयार और गरीब जादूगर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि उमरू अयार अपनी चालाकी, मकारी और अयारी की वजह से बहुत मशहूर था। तो आए कहानी शुरू करते हैं। काशार जादूगर का शुमार दुनिया के गरीब तरीन जादूगरों में होता था। इसका नाम तो काशार जादूगर था, मगर वो तिलिस्म होश रबा में गरीब जादूगर के नाम से मशहूर था। इसके पास थोड़ा सा भी ख़जाना नहीं था, जिसकी वजह से वो हर वक्त एहसास कमतरी में मुब्तला रहता था। काशार जादूगर जिस्म में मोटा था, इसका सर दरमियान से गंजा था और साइडों पर लंबे लंबे बाल थे। इसकी आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे की मूछें बेहद खौफनाक थीं। उसने कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहनी होती थी। काशार जादूगर सुर्ख वादी में अपने छोटे से महल में चंद गुलामों और कनीज़ों के साथ रहता था। काशार जादूगर को अमीर बनने का बहुत शौक़ था। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके पास भी बेपनाह ख़जाना और वो भी दुनिया का अमीर तरीन जादूगर बन जाए। इसलिए वो हर वक्त अमीर बनने के तरीके सोचता रहता था। काशार जादूगर सुर्ख वादी में रहने से पहले तिलिस्म होश रबा में रहता था, जहाँ वो शहनशाह अफरस्याब के दरबार में मुलाजमत करता था। इसका काम रोज़ाना दरबार की सफाई करना होता था। तिलिस्म होश रबा के अमीर और ताकतवर जादूगर उसे हकारत की नज़र से देखते, इसका मजाक उड़ाते थे। काशार जादूगर को उन पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो अपना गुस्सा जब्त कर जाता था, क्योंकि इसके पास इतनी जादुई ताकतें नहीं थीं कि वो उन ताकतवर जादूगरों का मुकाबला कर सकता। उसने ठान लिया था कि वो जादुई ताकतें हासिल करने के बाद अमीर और ताकतवर जादूगरों से मुकाबला करेगा। चुनांचे उसने शहनशाह अफरस्याब की मुलाजमत छोड़ दी और तिलिस्म होश रबा से निकल कर सुर्ख वादी में आ गया, जहाँ उसने अपने रहने के लिए एक जादुई महल तामीर किया और अपनी खिदमत के लिए शहर से चंद लड़कियाँ और नौजवानों को अगवा करके अपने महल में ले आया। उसने अपने महल के चारों तरफ जादू का हिसार कायम कर दिया था, ताकि इसकी कनीज़ें और ग़ुलाम इसके महल से भाग न जाएं। अपने महल के एक कमरे में उसने सामरिक जादूगर से मज़ीद जादुई ताकतें हासिल करने के लिए खसूसी चाप शुरू कर दिया था। सामरी जादूगर ने उसे हदायत की थी कि वो मुसलसल 7 साल तक आधी रात से सुबह सूरज निकलने से पहले तक एक ख़ास मंत्र का चाप करता रहे, तो उसे बहुत सारी जादुई ताकतें मिल जाएंगी। चुनांचे काशार जादूगर ने जादुई ताकतें हासिल करने के लिए 7 साल का चाप किया। आज काशार जादूगर को ख़ास मंत्र का चाप करते हुए 7 साल हो गए और सामरी जादूगर ने उसे एक तिलिस्मी सफ़ेद हड्डी दी थी, जिसमें जादुई ताकतें थीं और उस तिलिस्मी हड्डी से जादू के बहुत सारे काम ले सकता था। तिलिस्मी हड्डी पाकर काशार जादूगर बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे ऐसी ऐसी जादुई ताकतें हासिल हो गई थीं कि वो उन ताकतवर जादूगरों का मुकाबला कर सकता था और अपने लिए बेपनाह ख़जाना भी हासिल कर सकता था। इस वक्त काशार जादूगर अपने कमरे में ज़मीन पर बिछे कालीन पर बैठा था। उसने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके हाथ में सामरी जादूगर की दी हुई तिलिस्मी हड्डी थी। इसकी पेशानी पर सोच की गहरी लकीरें उभरी हुई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक मंत्र पढ़कर कालीन पर हाथ मारा तो कालीन से एक कागजी पुतला निकल आया। कागजी पुतले ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। कागजी पुतले, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसके पास बेहद ख़जाना हो। काशार जादूगर ने कागजी पुतले की तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ आका, वैसे तो दुनिया में बेशुमार ऐसे इंसान मौजूद हैं जिनके पास बहुत ख़जाना है, मगर एक ऐसा इंसान भी है जिसके पास दुनिया के तमाम जादूगरों और इंसानों से ज़्यादा ख़जाना है। कागजी पुतले ने बताया तो काशार जादूगर बेअख्तियार चौंक पड़ा। ओ, कौन है वो इंसान, मुझे बताओ कौन है वो। काशार जादूगर ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, आका, उसका नाम उमरू अयार है और वो बसरा में रहता है। कागजी पुतले ने उसी लहजे में जवाब दिया तो उमरू अयार का नाम सुनकर काशार जादूगर एक बार फिर चौंक पड़ा। ओ, क्या ये वही उमरू अयार है जो जादूगरों, देवों, जिन्नों और चुड़ैलों का दुश्मन है। काशार जादूगर ने कहा, जी हाँ, ये वही उमरू अयार है। कागजी पुतले ने जवाब दिया, फिर तो मैं उमरू अयार का ख़जाना ज़रूर चोरी करूँगा, क्योंकि इसके पास जो ख़जाना है वो भी जादूगरों, चुड़ैलों और जिन्नों से लूटा हुआ है। उसने सारा ख़जाना कहाँ छुपा रखा है। काशार जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा,
इसकी आंखों में चमक उभर आई थी। कागजी पुतले ने जवाब दिया, आका, उमरू ने सारा खजाना अपनी जंबील में रखा हुआ है जो हर वक्त इसके पास रहती है। कागजी पुतले ने बताया तो काशार जादूगर फिर चौंक पड़ा। जंबील? ये क्या है? उमरू इस जंबील को हर वक्त अपने साथ क्यों रखता है? काशार जादूगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा, आका, उमरू के पास जो थैला है उसे जंबील कहते हैं। उमरू के पास चूंकि ख़जाना रखने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो ख़जाना अपनी जंबील में रखता है। ख़जाने के अलावा उमरू के पास बहुत सारी करामाती चीज़ें भी हैं जिनसे वो बर वक्त काम भी लेता है। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी जादूगर या जिन उसे हलाक नहीं कर सका, इसलिए वो जंबील को हर वक्त अपने साथ रखता है। मगर आप उमरू अयार की जंबील से ख़जाना चोरी नहीं कर सकते, कागजी पुतले ने कहा। तो काशार जादूगर आंखें फाड़ कर कागजी पुतले को देखने लगा। उसे कागजी पुतले की बात ही समझ में नहीं आई थी। क्या मतलब कागजी पुतले? मैं समझा नहीं, तफसील से बताओ। कागजी पुतले ने जवाब दिया, आका, आप तो क्या, दुनिया का कोई भी जादूगर, जिन, देव, इंसान उमरू की जंबील से कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकता। सिर्फ उमरू खुद ही जंबील से ख़जाना और करामाती चीज़ें निकाल सकता है। कागजी पुतले ने बताया तो काशार जादूगर ने पुरसोच निगाहों से उसे देखते हुए इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, तुम जाओ। काशार जादूगर ने कागजी पुतले को जाने का इशारा करते हुए कहा तो कागजी पुतला गायब हो गया। काशार जादूगर ने ठान लिया था कि वो उमरू अयार को अगवा करके अपने पास कैद कर लेगा और इस वक्त तक उसे अपने कैद में रखेगा जब तक वो खजाना जंबील से निकाल कर इसके हवाले नहीं कर देगा। चुनाचा उसने एक मंत्र पढ़कर कालीन पर फिर हाथ मारा तो कालीन में से स्याह धुआं निकलकर स्याह रंग के गिद्ध में तब्दील हो गया। गिद्ध बहुत बड़ा और खौफनाक था। गिद्ध ने पूछा, क्या हुक्म है मेरे आका? उमरू अयार को अगवा करके ले और सुनो, उसे बेहोश करके ले आना ताकि वो कोई मज़ाहमत न कर सके, काशार जादूगर ने तहकुमाना लहजे में कहा। बहुत बेहतर मेरे आका, गिद्ध ने मोदबाना लहजे में कहा और फिर गायब हो गया। जबकि काशार जादूगर तस्वर में खुद को अमीर जादूगर बनता देखने लगा। हा 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 हा, अब मैं भी चंद दिनों में अमीर हो जाऊंगा और तिलिस्म होशरबा के वही जादूगर जो मुझे हकारत की निगाहों से देखते थे मुझे रश भरी निगाहों से देखेंगे। हा 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 हा, काशार जादूगर ने कह के लगाते हुए कहा। इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने दीवार के पास पड़े तकिए से टेक लगा ली और गिद्ध का इंतज़ार करने लगा। दूसरी तरफ उमरू अयार इन दिनों फारुग था। इसका ज़्यादातर वक्त घर पर गुजरता था। शाम को सरदार अमीर हमज़ा के पास चक्कर लगा आता था। दोपहर का वक्त था। उमरू अयार अपने कमरे में बैठा खाना खाने में मसरूफ़ था। आज उसने खसूसी तौर पर कीमे से भरे करेले पकवाए थे क्योंकि उसे कीमा भरे करेले बहुत पसंद थे। चांद तारा उसे खाते हुए देख रही थी, लेकिन उमरू ने उसे खाने की दावत नहीं दी थी और वो खुद खाना खाने में मसरूफ़ था। उमरू, तुम बहुत गैर मुहज़्ज़ब हो। मैं काफ़ी देर से तुम्हारे पास बैठी हूँ, तुमने एक बार भी मुझे खाने के लिए नहीं कहा, चांद तारा ने शिकवा करते हुए कहा। ओह, क्या तुमने खाना नहीं खाया? उमरू ने चौंक कर लुकमा मुंह में डालते हुए पूछा। नहीं, जितने करेले थे वो मैंने तुम्हें ला दिए। मैंने सोचा कि हम दोनों इकट्ठे खाना खा लेंगे, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे खाने का नहीं पूछा, चांद तारा ने मुंह बनाते हुए कहा। तो उमरू को अपनी गलती का एहसास हो गया। ओह, माफ़ करना बेगम, मैं समझा था तुमने खाना खा लिया, इसलिए मेरा तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं गया। आओ खाना खा लो, उमरू ने शर्मिंदगी अमेज़ लहजे में कहा। तो चांद तारा उठकर उमरू के करीब बैठ गई और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद उमरू ने पानी से हाथ धोए और कपड़े से हाथ साफ करते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि इस दौरान चांद तारा बर्तन उठाकर बाहर चली गई। आज तो कीमा भरे करेले खाकर मज़ा आ गया, उमरू ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। आका, क्या आपको अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं है? इसी लम्हे उमरू को महफज बोने की आवाज़ सुनाई दी तो उमरू चौंक कर जंबील की तरफ देखने लगा जो तकिए के साथ पड़ी हुई थी। मुझे चांद तारा से मोहब्बत है? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आपको अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं है। अगर आपको उससे मोहब्बत होती तो आप उसे अपने साथ खाने में ज़रूर शरीक करते, मुहाफ़िज़ बोने की आवाज़ सुनाई दी। मुहाफ़िज़ बोने, तुम तो जानते हो कि कीमा भरे करेले मुझे बहुत पसंद हैं, इसलिए खाने के दौरान मुझे इसका वाकई ख्याल नहीं रहा, मगर मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि दोबारा ऐसी गलती न हो, उमरू ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहा। शुक्र है आपने अपनी गलती का एतराफ़ तो किया, वरना आप तो अपनी गलती मानते ही नहीं हैं।
मुहाफ़िज़ बोने ने कहा, अच्छा अच्छा, अब तुम खामोश हो जाओ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, अब तुम दखल ना होना। उमरू ने उसे डांटते हुए कहा। तो मुहाफ़िज़ बोना खामोश हो गया और उमरू कुछ सोचने लग गया। आका, आप क्या सोच रहे हैं, मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपको कोई अच्छा सा मशवरा दे दूं। मुहाफ़िज़ बोने की फिर आवाज़ आई। तो उमरू फिर ज़ंबील की तरफ देखने लगा। मैं काफ़ी दिनों से घर बैठा बोर हो रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे घर से बाहर निकलना चाहिए और मुसीबत ज़्यादा लोगों को तलाश करके उनकी मदद करनी चाहिए। उमरू ने कहा, आका, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि फ़ारग रहने से इंसान की सलाहियतों को जंग लग जाता है और वो कामचोर हो जाता है। मुहाफ़िज़ बोने ने जवाब दिया। तो उमरू को उस पर गुस्सा आ गया। मुहाफ़िज़ बोने, तुम मुझे कामचोर कह रहे हो, तुम्हारी ये जुर्रत? उमरू ने उसीले लहजे में कहा। ओ आका, मैं तो आपको कामचोर नहीं कह रहा, आपने मेरी बात का गलत मतलब ले लिया है। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो काम करने से जी चुराते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उन्हें बगैर मेहनत किए हुए घर बैठे हुए सब कुछ मिल जाए। मुहाफ़िज़ बोने की बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, आइंदा एहतियात करना, उमरू ने गर्दन हिलाकर कहा। शुक्रिया आका, मुहाफ़िज़ बोने ने कहा। उमरू चंद लम्हे कुर्सी पर बैठा रहा, फिर उसने उठकर अपनी ज़ंबील उठाई और कंधे पर लटकाने के बाद कमरे से निकल आया। ओह ओह आका, बचें, कोई आपको अगवा करने आ रहा है, मुहाफ़िज़ बोने ने बात करते हुए अचानक बौखला कर कहा। तो उमरू भी यकदम उछल पड़ा और हैरत भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगा, मगर वहाँ तो कोई नहीं था। ओ मुहाफ़िज़ बोने, कौन मुझे अगवा करने आ रहा है, उमरू ने तेज़ लहजे में कहा। इससे पहले कि मुहाफ़िज़ बोना उसे कोई जवाब देता, इस वक्त उसके गिर्द सुर्ख धुआं फैल गया और उस धुएं में कैद हो गया। सुर्ख धुआं इतना गहरा था कि उमरू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उमरू ने सुर्ख धुएं से निकलने की कोशिश की, मगर वो सुर्ख धुएं से ना निकल सका और चकरा कर ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। चंद लम्हों के बाद सुर्ख धुआं छटा तो वहाँ उमरू न था। उमरू को जब होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में एक सतून के साथ रस्सियों से बंधे हुए पाया। वो बेअख्तियार चौंक पड़ा और हैरत भरी निगाहों से कमरे में देखने लगा। वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें कोई भी चीज़ नहीं। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मुहाफ़िज़ बोने, ये मैं कहाँ हूँ, उमरू ने बड़बड़ाते हुए कहा। आका, आप काशार जादूगर की कैद में हैं, मुहाफ़िज़ बोने ने बताया। तो उमरू के चेहरे पर हैरत से तासरात उभरा। काशार जादूगर, ये कौन है, उसने मुझे क्यों अगवा करके कैद कर दिया है, उमरू ने कहा। क्योंकि वो काशार जादूगर को नहीं जानता था। इससे पहले कि मुहाफ़िज़ बोना उमरू को कोई जवाब देता, इस वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और काशार जादूगर अंदर दाखिल हुआ। इसके दाएं हाथ में सफ़ेद हड्डी थी। वो उमरू के करीब आया और गौर से उसे देखने लगा। उमरू, मेरा नाम काशार जादूगर है, काशार जादूगर ने भारे लहजे में कहा। काशार जादूगर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमने मुझे अगवा करके कैद कर दिया है, उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। उमरू, मैं एक गरीब जादूगर हूँ। मेरी काफ़ी सालों से ये ख्वाहिश रही है कि मैं भी अमीर जादूगर बन जाऊँ। मेरे पास भी इतना ख़जाना हो कि मैं अमीर जादूगरों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकूँ। दौलतमंद बनने के लिए मैंने 7 साल चाप कर जादुई ताकतें हासिल की हैं। मैंने जादू के ज़रिए मालूम किया तो मुझे मालूम हुआ कि दुनिया में तुम वाहिद इंसान हो जिसके पास तमाम जादूगरों, इंसानों और जिन्नों से ज़्यादा ख़जाना है। मैंने तुम्हें इसलिए अगवा करके कैद किया है ताकि मैं तुम्हारा ख़जाना हासिल कर सकूं और अमीर जादूगर बन सकूं, काशार जादूगर ने कहा। तो उमरू यार चौंक कर उसे देखने लगा। काशार जादूगर, तुम्हारे जादू ने तुम्हें गलत बताया है, मेरे पास बहुत ख़जाना है, मैं तो खुद एक कंगाल इंसान हूँ, उमरू ने कहा। तो काशार जादूगर के हल्क से बुलंद कहकर निकल गया। उमरू, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे बारे में सब मालूम कर लिया है। तुम दुनिया के सबसे बड़े अयार और मकार इंसान हो। तुमने अयारी और मकारी से तिलिस्म में होशरबा के बहुत सारे जादूगरों को लूटा है और इन सब जादूगरों का खजाना अब भी तुम्हारे पास है, और तुम कह रहे हो कि तुम कंगाल इंसान हो, काशार जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उमरू को एक झटका लगा। वो दिल में सोचने लगा कि काशार जादूगर इससे भी ज़्यादा चालाक और मकार जादूगर है, जिसने इसके बारे में जादू के ज़रिए सब कुछ मालूम कर लिया है। मैं मानता हूँ कि मैंने तिलिस्म में होशरबा के बहुत सारे जादूगरों को लूटा है, मगर मेरे पास जितना भी ख़जाना था वो मैं खर्च कर चुका हूँ, उमरू ने जवाब दिया। उमरू, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, अयारी से मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। देखो उमरू, अगर तुमने सारा ख़जाना मेरे हवाले न किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा, काशार जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। काशार जादूगर,
अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बेशक मेरी ज़ंबील में देख लो, अगर तुम्हें ख़जाना मिल जाए तो निकाल लेना। उमरू ने चालाकी से कहा तो काशार जादूगर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उमरू, मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारी इस ज़ंबील में से मैं कुछ भी नहीं निकाल सकता, मुझे ये ज़ंबील खाली ही नज़र आएगी, इसलिए मैं तुम्हें सोचने के लिए 2 मिनट दे रहा हूँ। अगर तुमने अपना सारा ख़जाना मेरे हवाले न किया तो मैं तुम्हारी ज़ंबील को आग लगा कर तुम्हें कुत्तों के आगे डाल दूँगा। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, फिर बताओ। काशार जादूगर ने सफाक लहजे में कहा तो उमरू दिल ही दिल में काशार जादूगर को बुरा भला कहने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई जादूगर महज इसका ख़जाना हथियाने के लिए अगवा कर सकता है। उमरू ने सोचा कि अगर उसने अयारी मकारी से काम न लिया तो हो सकता है काशार जादूगर से कुत्तों के हवाले कर दे और वो उमरू को चीर फाड़ कर खा जाए। काशार जादूगर गौर से उसकी तरफ देख रहा था। उमरू 2 मिनट गुजर गए हैं, अब बताओ तुमने क्या फ़ैसला किया। 2 मिनट गुजरने के बाद काशार जादूगर ने उमरू से मुखातब होकर कहा, मुझे अपनी जान प्यारी है काशार जादूगर, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपना सारा ख़जाना निकाल कर तुम्हें दे दूँ और अपनी जान बचा लूँ। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया उमरू, मैं तुम्हारे सिर्फ दोनों हाथ आज़ाद कर सकता हूँ, बाकी तुम्हारा जिस्म रस्सियों से बंधा रहेगा। तुम सारा ख़जाना निकाल कर यहाँ ज़मीन पर डाल दो। काशार जादूगर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मगर ख़जाना लेने के बाद मुझे आज़ाद ज़रूर कर देना। ऐसा ना हो कि ख़जाना पाने के बाद तुम्हारी नीयत में फतूर आ जाए और तुम मुझे हलाक कर दो। उमरू ने तेज़ लहजे में कहा। वो दिल ही दिल में हंस रहा था। मेरा वादा है, मैं तुम्हारा ख़जाना पाने के बाद तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। काशार जादूगर ने कहा तो उमरू खुश हो गया। काशार जादूगर ने सफ़ेद हड्डी का रुख उमरू की तरफ करके उसे झटका दिया तो सुर्ख लहरें निकल कर उमरू के हाथों पर बंधी रस्सियों पर पड़ी तो वो लख्त रस्सियाँ गायब हो गईं। उमरू के दोनों हाथ आज़ाद हो गए जबकि इसका पूरा जिस्म रस्सियों से बंधा हुआ था। उमरू, ख़जाना निकालो, काशार जादूगर ने कहा। अच्छा मैं निकालता हूँ, बेसब्रे क्यों हो रहे हो, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने बाएं हाथ से ज़ंबील पकड़ी जबकि दाएं हाथ ज़ंबील में डाल दिया। काशार जादूगर गौर से उमरू की ज़ंबील की तरफ देख रहा था। अचानक उमरू ने ज़ंबील से अपना हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में पटाखा था। इससे पहले कि काशार जादूगर कुछ समझता, उमरू ने पटाखा काशार जादूगर की तरफ फेंक दिया। पटाखा काशार जादूगर के जिस्म से टकराया और एक धमाके से फट गया। दूसरे इलम में काशार जादूगर के जिस्म में आग भड़क उठी। इसके हल्क से चीखें निकलने लगी और वो पागलों की तरह नाचते हुए आग बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आग बुझने की बजाय बढ़ती जा रही थी। काशार जादूगर चीखते हुए कमरे से बाहर निकल गया तो उमरू ने बिजली की सी तेज़ी से ज़ंबील से खंजर दाऊदी निकाल कर अपने गिर्द लिपटी रस्सियाँ काट दी। फिर खंजर दाऊदी वापस ज़मीन में डाल कर वो कमरे से बाहर निकल आया और काशार जादूगर को तलाश करने लगा, मगर काशार जादूगर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उमरू का ख्याल था कि काशार जादूगर अब तक आग में जलकर राख हो चुका होगा, इसलिए उमरू महल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी वो दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि अचानक उसे काशार जादूगर की धाड़ सुनाई दी। वो ठटक कर रुक गया और राहदारी की तरफ देखने लगा। काशार जादूगर उसीले अंदाज में भागते हुए उमरू की तरफ आ रहा था। इससे पहले कि उमरू अपना दिफा करता, इस वक्त काशार जादूगर ने सफ़ेद हड्डी का रुख उमरू की तरफ किया तो सफ़ेद हड्डी से सुर्ख रंग की लहरें निकल कर उमरू पर पड़ी और उमरू के जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा, जिससे उमरू उड़ते हुए पुश्त के बल दीवार से टकरा कर ज़मीन पर गिर गया। इसके हल्क से चीख निकल गई, उमरू खबीस आदमी, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने अयारी से मुझे आग में जला कर मारने की कोशिश की है, मैं तुम्हें भयानक सज़ा दूंगा। काशार जादूगर ने गुरगुराते हुए कहा। उमरू कराते हुए उठने लगा। काशार जादूगर ने उमरू के करीब पहुंचते ही सफ़ेद हड्डी का रुख फिर उमरू की तरफ किया तो इस बार सफ़ेद रंग की लहरें निकल कर उमरू के जिस्म पर पड़ी और उमरू यकलख्त बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। काशार जादूगर चंद लम्हे वसीली निगाहों से उमरू की तरफ देखता रहा। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। उमरू ने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो काशार जादूगर की खुशकिस्मती थी कि उसने आग लगने के फ़ौरन बाद दूसरे कमरे में आकर एक मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मार दी, जिससे इसके जिस्म पर लगी आग बुझ गई और वो जलने से बच गया। काशार जादूगर ने उमरू को टांग से पकड़ा और घसीटते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। काशार जादूगर उमरू को टांग से पकड़ते घसीटते हुए अपने कमरे के तहखाने की सीढ़ियाँ उतरने लगा। अचानक सीढ़ियाँ उतरते ही काशार जादूगर ने उमरू को खींच कर तहखाने के फर्श पर डाल दिया। तहखाने में एक बहुत बड़ा कड़ाहा पड़ा हुआ।
जिसके नीचे मोटी मोटी लकड़ियाँ थीं। कड़ाहा खाली था। काशार जादूगर चंद लम्हे उमरू की तरफ देखता रहा। फिर उसने कुछ सोचकर उमरू के बगल से ज़ंबील उतारी, उसे खोलकर उसमें झांकने लगा, मगर ज़ंबील उसे खाली नज़र आ रही थी। अरे वाकई उमरू की ज़ंबील तो खाली है। मैं ज़ंबील से उमरू का ख़जाने निकालने की कोशिश करता हूँ, काशार जादूगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने ज़ंबील में हाथ डाल दिया तो अचानक इसके हाथ पर किसी ने काट लिया। काशार जादूगर के हल्क से चीख निकल गई। इसने बेख्तियार अपना हाथ बाहर निकाल लिया। इस कलाई पर दांतों के काटने का निशान था। ओह, ये मुझे किसने काटा है? काशार जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो तजस्सुस में मुब्तला हो चुका था। उसने फिर ज़ंबील का मुंह खोला, उसमें झांकने लगा। अचानक काशार जादूगर के चेहरे पर थप्पड़ पड़ा तो कमरा चट्टाख की आवाज़ से गूंज उठा। काशार जादूगर ने बौखलाकर ज़ंबील बंद कर दी। अरे ये अब मुझे थप्पड़ किसने मारा है? काशार जादूगर ने हैरत भरे लहजे में उधर उधर देखते हुए कहा। उसने उमरू की तरफ देखा तो वो बदस्तूर बेहोश पड़ा हुआ था, जबकि कमरे में इसके अलावा और कोई नहीं था। उसे ज़ंबील के मुहाफ़िज़ बोने ने थप्पड़ मारा था। कौन है जिसने मुझे थप्पड़ मारा? कौन है? मेरे सामने आओ, काशार जादूगर ने चीखते हुए कहा। मगर कमरे में कोई होता तो उसे जवाब देता। काशार जादूगर ने ज़ंबील उमरू के करीब फेंक दी तो दूसरे ही लम्हे ज़ंबील उछल कर उमरू की बगल में चली गई। ज़ंबील का मुहाफ़िज़ बोना काशार जादूगर को बेवकूफ़ बनाने पर बहुत खुश था। काशार जादूगर चंद लम्हे हैरत भरी निगाहों से उमरू की पुरस्कार ज़ंबील की तरफ देखता रहा। फिर उसने उमरू को उठाया और उसे कढ़ाई में डाल दिया। इसी लम्हे इसके पाँव के करीब ज़मीन फटी और स्याह रंगत का कागजी पुतला बरामद हुआ। काशार जादूगर चौंक कर कागजी पुतले को देखने लगा। वो स्याह पुतले को अच्छी तरह पहचानता था। वो पुतला तिलिस्म होशरबा के शहंशाह अफरस्याब का पुतला था। वो दूसरे जादूगरों तक पैगामात पहुंचाने का काम करता था। काशार जादूगर, मैं तुम्हारे लिए आका शहंशाह अफरस्याब का खसूसी पैगाम लेकर आया हूँ, कागजी पुतले ने कहा। ओह, आका ने क्या पैगाम भेजा है? काशार जादूगर ने चूक कर पूछा। आका ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है कि तुमने उमरू को गिरफ्तार करके बहुत बड़ा काम किया। अब उससे जल्द ही मौत के घाट उतार दो, कहीं ऐसा ना हो कि उमरू होश में आ जाए और तुम्हें अयारी और मकारी से बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से चला जाए। आका ने कहा है कि वो उमरू की मौत के बाद तुम्हें इतना ख़जाना देंगे कि तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। कागजी पुतले ने तफसील से कहा तो ख़जाने का सुनकर काशार जादूगर के चेहरे पर मुसर्रत भरे तासुरात उभर आए। आका से कहो मैं अभी उमरू को हलाक करके इसकी लाश इनकी खिदमत में पेश करता हूँ, काशार जादूगर ने कहा। तो पुतला इस बात में सारे लगते हुए ज़मीन में समा गया। उमरू, अब मुझे तुम्हारे ख़जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हें हलाक करके भी आपका शहंशाह अफरस्याब से इतना ख़जाना मिल जाएगा कि मैं रातों रात अमीर जादूगर बन जाऊँगा, काशार जादूगर ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। फिर वो उमरू की तरफ पलटा और दूसरे ही लम्हे उसे हैरत का एक और झटका लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि कढ़ाई में उमरू मौजूद नहीं था। अरे ये उमरू कहाँ गायब हो गया? अभी तो वो कढ़ाई में था, काशार जादूगर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। और फिर वो दूसरे इला में पागलों के अंदाज में भागते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और सीढ़ियाँ चार का कमरे से बाहर निकला। काशार जादूगर का ख्याल था कि उमरू से कागजी पुतले से बातें करते हुए देखकर छुपते हुए तहखाने से बाहर निकल गया होगा। काशार जादूगर तहखाने से निकलकर उमरू की तलाश करने लगा। उसे परेशान हालत में देखकर कनीज़ें और गुलाम भी हैरान और परेशान खड़े हो गए थे। काशार जादूगर उनके पास गया और पूछा, क्या तुमने उमरू को देखा है? नहीं काशार जादूगर, कौन उमरू? मैं तो किसी उमरू को नहीं जानता, गुलाम ने घबराहट हमें लहजे में कहा। फिर उमरू कहाँ चला गया? अगर मैंने उसे हलाक न किया तो शहंशाह अफरस्याब मुझे ख़जाना नहीं देंगी, और अगर मुझे ख़जाना ना मिल सका तो मैं सारी ज़िंदगी गरीब जादूगर ही रहूँगा, काशार जादूगर ने परेशान कुन लहजे में कहा। और फिर उसने एक मंत्र पढ़कर हड्डी को ज़मीन की तरफ झटका तो उसी वक़्त एक पुतला नमूदार हो। क्या हुक्म है मेरे आका? पुतले ने मौजबाना लहजे में पूछा। उमरू कहाँ है? काशार जादूगर ने कहा। आका, उमरू तहखाने में ही पड़ा है, पुतले ने जवाब दिया। तो काशार जादूगर उछल पड़ा। ओह, उमरू तहखाने में है, मगर वो तो मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है, तुम जाओ, मैं उससे निपटता हूँ, काशार जादूगर ने कहा। तो कागजी पुतला गायब हो गया। उमरू, मैं तुम्हें तहखाने में ही दफन कर दूंगा, मैं आ रहा हूँ, काशार जादूगर दांत पीसते हुए कहा और फिर तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए तहखाने की तरफ बढ़ गया। और वो तहखाने के दरवाजे के करीब ही पहुँचा था कि अचानक इसके सर पर किसी ने ज़ोर से डंडा मारा तो काशार जादूगर के हल्क से कर्बनाक चीख निकल गई। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया
इसी लम्हे एक बार फिर इसके सर पे डंडा पड़ा तो वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया और बेहोश होता चला गया। इसके पीछे एक नौजवान खड़ा था जिसके हाथ में एक डंडा था। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था। उसका नाम अमर था। आजा, काशार जादूगर बेहोश हो गया। अमर ने मुड़कर कहा तो इसी वक्त एक चौड़े सतून के पीछे से दो लड़कियां और नौजवान निकलकर इसकी तरफ बढ़े। मेरा ख्याल है कि हमें काशार जादूगर को बेहोशी की हालत में ही हलाक कर देना चाहिए। हमारे पास उसे हलाक करने का बेहतरीन मौका है। इसके हलाक होते ही माल के गिर्द मौजूद जादू का असर ख़त्म हो जाएगा और हम सब आज़ाद हो जाएंगे। एक नौजवान ने अमर से मुखातब होकर कहा, तुम ठीक कह रहे हो बिलाल, मैं उसे इतने डंडे मारूंगा कि जब तक ये हलाक नहीं हो जाता। अमर ने कहा। फिर वो बेहोश काशार जादूगर पर डंडों से वार करने लगा। अभी उसने 2-3 डंडे ही काशार जादूगर को मारे थे कि काशार जादूगर होश में आ गया। उसे होश में आता देखकर लड़कियां और नौजवान चीखते हुए तहखाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए, जबकि काशार जादूगर अमर को गर्दन से उठकर खड़ा हो गया और उसे ज़मीन से ऊपर उठा लिया। इसके हाथों का दबाव इतना सख्त था कि अमर को अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ और उसकी आंखें बाहर को निकल रहीं। इसके हाथ से खरखराहटें निकल रही थी। इसके हाथ से डंडा निकलकर ज़मीन पर गिर गया। तो मुझे हलाक कर रहे थे, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, काशार जादूगर ने घर्राते हुए कहा और फिर उसने अमर को दीवार पर फेंक दिया। अमर सर के बल दीवार से टकराया और तकलीफ से चीखते हुए ज़मीन पर गिरा और साकत पड़ गया। काशार जादूगर ने गुस्सीली निगाहों से मुर्दा अमर की तरफ देखा और फिर तहखाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मुरू ने काशार जादूगर के तहखाने से जाते ही सुलमानी चादर उतार कर जमीन में डाली और उठकर बैठ गया। वो कड़ाई में मौजूद था। काशार जादूगर को जब मुहाफ़िज़ बोने ने थप्पड़ मारा तो इस वक्त मुहाफ़िज़ बोने ने होश में लाने वाला सफ़ूफ चुटकी भर कर उमर की तरफ फेंक दिया। सफ़ूफ उमर की नाक पर गिरा और उसे जल्द में ही होश आ गया था, मगर वो बेहोशी की अदाकारी करता रहा ताकि काशार जादूगर का ध्यान किसी और तरफ हो तो वो सलमानी चादर ओढ़कर ख़ुद को इसकी निगाहों से गायब करके उसे मौत के घाट उतार सके। फिर जब काशार जादूगर कागज़ी पुतले से बात कर रहा था तो उमरू ने काशार जादूगर से नज़रें बचाते हुए जंबील से सलमानी चादर निकाल कर ख़ुद पर ओढ़ ली थी, जिससे वो आनन फानन गायब हो गया था और काशार जादूगर उसे तलाश करने बाहर चला गया था। उमरू चांदला में कड़ाई में बैठा रहा, फिर कड़ाई से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो सीढ़ियों के करीब ही पहुंचा कि अचानक तहखाने का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और 2 लड़कियां और एक नौजवान अंदर दाखिल हुए। वो बहुत बुखलाए हुए थे। लड़कियां चीख रही थीं, हमें काशार जादूगर से बचाओ, हमें बचा लो। नौजवान ने चीखते हुए कहा। इससे पहले कि उमरू कुछ करता, इसी वक्त तहखाने का दरवाज़ा धमाके से खुला और काशार जादूगर अंदर दाखिल हुआ। उसने सीढ़ियों पर ही खड़े खड़े सफ़ेद हड्डी का रुख नौजवान और लड़कियों की तरफ किया तो सफ़ेद हड्डी से सुर्ख लहरें निकल कर एक लड़की और एक नौजवान के जिस्म से टकराईं तो उनके जिस्म में यकलख्त आग लग गई और वो दोनों जलने लगे, जबकि एक लड़की ने कड़ाहे की जानब छलांग लगा दी। इसलिए वो सुर्ख लहरों की जद में आने से बच गई, वरना वो भी आग की लपेट में आकर जल जाती। इस लड़की ने सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था और वो कड़ाहे के पीछे छुप गई थी। उमरू भी काशार जादूगर को देखकर दौड़ते हुए कड़ाई के पीछे जा खड़ा हुआ और उसने अपनी जंबील से तलवार हैदरी निकाल ली। काशार जादूगर तेजी से सीढ़ियाँ उतरते हुए उनकी तरफ आने लगा। उमरू, तुमने मेरे साथ बहुत तैयारी कर ली है, मगर अब मैं तुम्हारा सारा खेल ख़त्म कर रहा हूँ, काशार जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। फिर उसने सफ़ेद हड्डी का रुख उमरू की तरफ किया तो उसमें से सुर्ख लहरें निकलकर बिजली की सी तेज़ी से उमरू की तरफ बढ़ी, मगर इस वक्त उमरू ने अपनी तलवार हैदरी आगे कर दी और लहरें तलवार हैदरी से टकरा कर ख़त्म हो गईं। काशार जादूगर फटी फटी आंखों से उमरू को देखने लगा। उसने फिर वही अमल दोबारा दोहराया। इस बार भी उमरू ने अपनी तलवार हैदरी सामने कर दी, लहरें से टकरा कर ख़त्म हो गईं। अब तो काशार जादूगर घबरा गया। ओह, ये तुम्हारे पास तलवार कैसी है? तिलिस्मी लहरों ने तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया? काशार जादूगर ने घबराहट अमेज़ लहजे में कहा। काशार जादूगर, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और कोई वार करना चाहो तो कर लो, क्योंकि जब मैं वार करूंगा तो मेरा आखिरी और तुम्हारी ज़िंदगी के खात्मे का वार होगा। उमरू ने मुस्कुराते हुए तंज़िया लहजे में कहा तो काशार जादूगर के चेहरे पर गुस्से के तासरात उभर आए। अच्छा, तो फिर अब मेरे वार से बच कर दिखाओ, काशार जादूगर ने कहा।
پھر اس نے سفید ہڈی کا رخ کڑھائی کی طرف کیا اور دوسرے ہی لمحے لکڑیوں اور کڑھائی میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے شعلے بہت بلند تھے اور امرو کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کڑھائی میں آگ دیکھ کر لڑکی بوکھلا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ امرو بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ آگ کے شعلے لمحہ بے لمحہ امرو اور لڑکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لڑکی کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں اور وہ دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ امرو آگ سے بچنے کی بے حد کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جس طرف ہوتا آگ کے شعلے کسی سانپ کی طرح اس کی طرف لپک آتے۔ آگ کے شعلے لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے۔ امرو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ امرو کو یوں پاگلوں کی طرف آگ سے بچنے کے لیے اچھل کود کرتے دیکھ کر کاشار جادوگر کے حلق سے کہکے نکلنے لگے۔ لڑکی گھبراہٹ امیز نگاہوں سے امرو کو آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ امرو کی مدد کر سکے، کیونکہ کاشار جادوگر کی توجہ بھی امرو کی طرف تھی۔ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ آگ کے شعلوں کا رخ اس کی طرف بھی کر دیتا اور وہ آگ میں جھلس کر مر جائے۔ ہا 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 ہا، امرو اب تم میری آگ سے نہیں بچ سکتے، یہ آگ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ میں تمہارے مرتے ہی شہنشاہ افراسیاب مجھے بہت سارا خزانہ دیں گے اور میں امیر جادوگر بن جاؤں گا، کاشار جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچانک آگ کے ایک شعلے نے امرو کی قمیض کو پکڑ لیا۔ تو امرو ادھر ادھر کودتے زور زور سے پھونکے مارنے لگا، لیکن آگ نہ بجھ رہی تھی۔ آقا، آپ تلوار حیدری آگ کے شعلوں پر ماریں تو اس سے آگ کے شعلے غائب ہو جائیں گے۔ اسی لمحے امرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی، تو امرو نے بجلی کی تیزی سے تلوار حیدری اپنی طرف بڑھتے ہوئے ایک اور شعلے آگ کے شعلے پر ماری، تو دوسرے لمحے ایک جھماکہ ہوا اور یک لخت کڑاہے اور اس کے کپڑوں میں لگی آگ غائب ہو گئی۔ امرو حیرت بھری نگاہوں سے اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے کپڑے صحیح سلامت تھے۔ آگ کے شعلے غائب ہوتے دیکھ کر کاشار جادوگر بھی اچھل پڑا۔ آگ کے شعلے کہاں غائب ہو گئے؟ کاشار جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لڑکی بھی حیرانی سے امرو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کاشار جادوگر نے پھر سفید ہڈی کا رخ کڑاہے کی طرف کیا، تو امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل کا منہ کھولا، تو محافظ بونا زنبیل سے نکل کر کاشار جادوگر کی طرف بڑھا اور اس نے کاشار جادوگر کے ہاتھ سے سفید ہڈی چھپٹ لی اور فضا میں بلند ہو گیا۔ ہڈی امرو کے حوالے کرتے ہوئے زنبیل میں چھپ گیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کاشار جادوگر یہ دیکھ ہی نہ سکا کہ اس کے ہاتھ سے سفید ہڈی کس نے لی ہے اور وہ ہڈی امرو کے ہاتھ میں کیسے پہنچ گئی۔ میری ہڈی تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی امرو؟ یہ ہڈی میرے حوالے کر دو، کاشار جادوگر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ سفید ہڈی میں ہی تمام جادوئی طاقتیں تھیں۔ اب یہ ہڈی تمہیں نہیں مل سکتی کاشار جادوگر، میں اس ہڈی کو تمہارے سامنے توڑ دوں گا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، تو کاشار جادوگر کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ امرو ایسا مت کرنا، میں برباد ہو جاؤں گا، میری ساری جادوئی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، یہ ہڈی میرے حوالے کر دو۔ کاشار جادوگر منتیں کرنے لگا۔ کاشار جادوگر، میں تمہیں شکل سے جتنا بیوقوف نظر آتا ہوں اتنا میں ہوں نہیں کہ تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے جو میں طلسمی ہڈی تمہیں دے دوں گا اور خود کو موت کے حوالے کر دوں گا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ویسے بھی میں جادوگروں پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ جادوگر انتہائی مکار اور عیار ہوتے ہیں اور وعدے کر کے مکر جاتے ہیں۔ امرو نے کہا، امرو میں نہ مکروں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، یہ ہڈی مجھے دے دو۔ کاشار جادوگر نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، مگر امرو نے نفی میں سارے لا دیا۔ اس نے سفید ہڈی کڑاہے کے کنارے پر رکھ کر تلوار بلند کر کے سفید ہڈی پر ماری، دوسرے ہی لمحے سفید ہڈی کے 2 ٹکڑے ہو کر غائب ہو گئے۔ امرو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میری تمام جادوئی طاقتیں ختم ہو گئی۔ امرو، تم نے میرا بہت بڑا نقصان کر دیا، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، کاشار جادوگر نے پہلے روتے ہوئے پھر یکدم غراتے ہوئے کہا اور بجلی کی سی تیزی سے امرو کی طرف بڑھا۔ امرو کے قریب پہنچ کر اس نے امرو پر چھلانگ لگا دی اور دونوں ہاتھ اس کی گردن میں حائل کر دی اور اس کی گردن کو دبانے لگا۔ اس کی گرفت بہت سخت تھی، اس لیے امرو کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس وقت امرو نے تلوار حیدری کاشار جادوگر کے پیٹ میں ماری، تو کاشار جادوگر کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ دوسرے لمحے اس نے امرو کی گردن چھوڑ دی اور لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے پیٹ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ کاشار جادوگر پشت کے بل زمین پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت پڑ گیا۔ اسی وقت ایک جھماکہ ہوا اور وہاں اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا جب چھٹا تو وہاں نہ کوئی محل تھا، نہ کاشار جادوگر کی لاش، البتہ امرو کے قریب وہی سبز لباس والی لڑکی کھڑی تھی۔ کیا
काशार जादूगर हलाक हो गया? लड़की ने हैरत भरे लहजे में उमरू से पूछा। हाँ, मैंने उसे हलाक कर दिया, उमरू ने फखरी लहजे में कहा। खुदा का शुक्र है मैं आज़ाद हो गई हूँ। मगर लड़की कहते कहते रुक गई तो उमरू चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। मगर क्या? उमरू ने कहा। मगर मैं अपने घर कैसे जाऊंगी, मुझे तो रास्ता भी नहीं आता। लड़की ने बताया। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो? उमरू ने पूछा। मेरा नाम फिरदौस है, मैं मल्क तातान की रहने वाली हूँ। मैं एक लकड़हारे की बेटी हूँ। मैं एक दिन अपने अब्बा के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही थी कि एक काशार जादूगर ने मुझे जंगल से अगवा कर लिया। तुम कौन हो? लड़की, जिसका नाम फिरदौस था, ने मुसरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम उमरू है, शायद तुमने मेरा नाम सुना हुआ हो। उमरू ने फखरी लहजे में कहा। नहीं, मैंने तुम्हारा पहले कभी नाम नहीं सुना। फिरदौस ने कहा तो उमरू चौंक कर उसे देखने लगा। हैरत है, तुमने मेरा नाम नहीं सुना, वरना मुझे तो पूरी दुनिया जानती है। खैर कोई बात नहीं, उमरू ने कहा। फिर उसने ज़मीन से उड़ने वाला कालीन निकाल कर ज़मीन पर बिछा दिया और कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। उमरू ने कहा और फिर दोनों उड़ने वाले कालीन पर सवार हो गए और कालीन उमरू के हुक्म पर फ़िज़ा में बुलंद होकर एक तरफ उड़ने लगा। तो बच्चों, यहाँ पे होता है कहानी का इख्तिताम। इंशाल्लाह अगर आपको कहानी पसंद आई तो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, फिर दोबारा एक कहानी अपलोड करेंगे।